एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर दीवान। जैसा कि आप जानते हो, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे हैं राजनगर पार्ट 2 में। डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता के कार्यालय में पहुंचे। जहां तक मैं सर की बात करूं, 1993 से राजनीति में, यानी कि लगातार 30 साल का उनका ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है और PhD है। एजुकेशन और जो राजनीति है दोनों में ही महारत हासिल की है। 2 बार निगम पार्षद रहे और जिला अध्यक्ष भी रहे हैं महरौली के। तो सर से बातचीत करेंगे। राजनगर पार्ट 2 की जो विकास के कार्य है उनकी हम बातचीत करेंगे और आगे आने वाले क्या क्या कार्य होंगे उससे बातचीत करेंगे। साथ में राजनीतिक घटनाक्रम पे भी हम बातचीत करेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, जैसा कि हमने थोड़ा सा आपके बारे में सर्च किया, 1993 से आप राजनीति में हो, PhD हो, बच्चों के भविष्य के लिए ट्यूशन सेंटर चलाते हो, 2 बार निगम पार्षद चेयरमैन भी रहे हो। तो सर, अभी राजनगर की बात करूँ मैं, काफ़ी विकास कार्य हुए हैं, जैसे गली पक्की हुई है, साथ में पानी का समस्या थी वो हुआ है। तो सर अभी आप और क्या क्या कार्य हैं जिससे लोगों को मैसेज चाहिए? देखिएगा, आपने क्षेत्र में इस बात को देखा होगा कि जो भी पेंडिंग काम थे 2017 से पहले, सर कुछ ऐसे काम हैं जो पहले कभी नहीं हुए और आज वर्तमान स्थिति में आपको देखने को मिलेंगे। नाली का बनना, रोड का बनना, पहले वाले भी बनाते थे, हम भी बनाते हैं सर। लेकिन ऐसे कार्य जो कि पहली बार हमारे द्वारा किए गए, जिसमें से एक मुख्य कार्य आप जाकर देखिए, अंतिम यात्रा स्थान सर, जहां एक यूनिवर्सल ट्रुथ है सर। जो पैदा हुआ है उसको मरना अवश्य है। बिल्कुल सर। लेकिन जब दाह संस्कार के लिए हम जाते हैं तो राजनगर की आबादी 2 से 2.5 लाख के आसपास है सर। वहाँ दाह संस्कार का जगह ना होना सर और वहाँ दाह संस्कार का जगह उपलब्ध कराना और उसके बाद उसका सौंदर्यीकरण करना, सर, बैठने की व्यवस्था करना, तो आज लोगों को लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे बीच में आए उसने इस ऐसा कार्य किया जो माइलस्टोन के रूप में कार्यरत है। दूसरा, सर, आप किसी भी वार्ड में किसी गली में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमने गली के अंदर एक निशान लगाया सर, कि ये गली का नंबर ये है, तो जिससे कि कोई भी परदेसी व्यक्ति आता है तो उसके अंदर उसको आसानी, मकान को ढूंढने में, गली को ढूंढने में आसानी रहती है। मेन एंट्री गेट पर भी कहीं पे भी जाएंगे, चाहे आप गुरुद्वारे वाले रोड पर जाएं, चाहे आप लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पे जाएं, शुक्र बाजार चौक पर जाएं या अन्य किसी गली में भी आप जाएं, तो वहाँ एंट्री गेट लगा कि राजनगर में पहुंचने पर आपका हार्दिक स्वागत है। जी सर। आप भी देखते होंगे, अच्छा ये राजनगर है। तो इस तरह के कार्य आप चौथा कार्य जाके, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप MCD के प्राइमरी स्कूल में एक बार जाना जरूर सर। जैसा मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं सर। MCD के जो प्राइमरी स्कूल हैं वो दिल्ली सरकार के जो स्कूल केवल अखबारों में, सर, केवल टीवी के अंदर दिखाए जाते हैं चकाचौंध वाले, सर, लेकिन वो गिने चुने स्कूल होंगे। लेकिन आप जाकर देखना, दोनों के दोनों स्कूल A1 कैटेगरी के स्कूल हैं, विश्व स्तरीय स्कूल हैं। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, डेस्केज, बच्चों की यूनिफॉर्म, पानी की सुविधा, बिल्डिंग, पंखे, लाइट, और आप जब जाकर देखेंगे तो आपको ये विश्वास नहीं होगा अपनी आंखों पर, क्या मैं MCD के स्कूल में आया हूँ या पब्लिक स्कूल के अंदर आया हूँ। आप जाकर अवश्य देखना। दूसरा सर, मैं बातचीत करूँ पानी की समस्या है कि लोगों की एक वो रहती है कि धारणा रहती है कि जो कुछ काम जैसे कि पानी गली नंबर 11 से आगे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो जब बातचीत करते हैं तो बोला कि ये आम आदमी पार्टी का काम है या MCD का काम है या BJP का काम। तो सर ये कैसे, कुछ ऐसा कोई रोड मैप नहीं है कि लोगों को ये पता चले कि ये इस गवर्नमेंट का काम है, ताकि लोगों को भी आने जाने का जो समय उनका बचे। जैसे कि आपको सफाई वाला MCD की गाड़ी आती है, बहुत अच्छा, ये पता चल गया MCD का। लेकिन जैसे गलियों में पानी का आता है तो लोग आम बोलते हैं कि जब हम इस कार्यालय में आते हैं, आपके कार्यालय में, तो बोलते हैं कि तो आम आदमी का काम है। आम आदमी में जाते हैं तो बोलता है ये तो BJP का काम है। तो सर ऐसा कोई रोड मैप आपके हिसाब से नहीं हो सकता कि लोगों को सीधा मैसेज आए भाई ये काम आम आदमी पार्टी का है और ये काम MCD का है, BJP का है? राजनगर जागरूकता मंच के द्वारा MCD के काम और दिल्ली सरकार के कामों का एक होर्डिंग के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से बताया गया था, और अब हम भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बताते हैं। बहुत अच्छा रहेगा सर। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बताते हैं MCD की ये निम्नलिखित कार्य, आपके घर के अंदर कोई कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नहीं आ रही हो, कोई स्ट्रीट लाइट खराब हो या सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा हो, झाड़ू लगाने वाला नहीं आ रहा हो, तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पर अपना मैसेज भेज सकते हैं। दिल्ली सरकार के कार्य तो सर्वविदित सत्य है
कि दिल्ली सरकार जब विधानसभा का जो सदस्य है, पानी की जिम्मेदारी उसके पास है, ओल्ड एज पेंशन की जिम्मेदारी उसके पास है, और इसके साथ साथ शिविर का काम भी उसी के पास है, और राशन कार्ड बनाने का काम भी उसी के पास है। अब उनकी नींव किस पर रखी गई है, वो तो एक ही बात करते हैं, झूठ बोलना, और लोगों को इतनी अच्छी से झूठ बोलना वो सच हो जाए। ये चारों कार्य जो मैंने बताए, नंबर 1 पानी सही ढंग से पीने का आना चाहिए, गंदा पानी के निकासी सीवर व्यवस्था उनके पास है या नहीं, राशन कार्ड बनाने की जिम्मेदारी क्या एमएलए साहब की है या नहीं है, एमएलए साहब मीन्स दिल्ली सरकार, और इसके साथ साथ राशन कार्ड ओल्ड एज पेंशन की बनाने की जिम्मेदारी क्या विधायक की है या नहीं। यदि आप उनसे पूछिएगा कि मना कर दे या ऑनलाइन जाके चेक कर लें, यदि उनकी जिम्मेदारी है तो अपनी जिम्मेदारी से भागना क्यों जाते, क्योंकि वो झूठ को बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं और झूठ को सच कर लेते हैं। जनता को इस बात को सोचना अवश्य होगा। दूसरा सर, मैं बातचीत करूँ, अभी बीजेपी ने काफ़ी संघर्ष किया, मैं बात कर रहा हूँ नशा मुक्ति की, जो अभी नई पॉलिसी आई थी जिसमें आपके भी पैम्पलेट्स और होल्डिंग लगे थे। उसके बाद में अभी 3 दिन पहले ही आपको मैं बताऊं कि ये वापस ही लेना पड़ा उनको, और जिनका जो अभी हमारी जो बात करूं मैं एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी, उसके ऊपर भी रेड वगैरह हुई थी। तो आम आदमी पार्टी के भी हमने बातचीत की थी नेताओं से, तो वो बोल रहे हैं कि ये तो बीजेपी की चाल है, लेकिन अभी तो थोड़ा सा लोग भी समझने लगे, क्योंकि चाल होती तो ये वापस क्यों होती। तो सर इस नीति पे आपका क्या विचार है? देखिएगा, हमने घर घर संपर्क अभियान चलाया था सर। इस शराब नीति के विरोध को हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया, लोगों के सिग्नेचर करवाए। सिग्नेचर कराने के बाद राजनगर के कम से कम 13-साढ़े 13 हज़ार लोगों से हमने संपर्क किया। उनके सिग्नेचर कराने के बाद हम एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को देख के आए कि ये पॉलिसी लागू नहीं होनी चाहिए कि प्रत्येक वार्ड के अंदर 4 शराब की दुकान खोलना। और सबसे बड़ी बात है, आपको जिसके आधार पर वोट दिया था वो था पानी, पानी के आधार पर, बिजली के आधार पर वोट दिया था, और आपने ये कहा था कि मैं 20,000 लीटर लोगों को फ्री में पानी दूंगा, बिल नहीं दूंगा। लेकिन आज आप राजनगर में जाके सर्वे करके देखिए, लोगों के घर में पीने का पानी नहीं है, लेकिन लाखों रुपए पानी के बिल हैं। दूसरी बात, आपने कहा था 24/7 मैं लाइट फ्री दूंगा, लेकिन किसी के घर में आज की डेट में लाइट फ्री नहीं आ रही। और सबसे बड़ा मुद्दा, आप एक मीटर कनेक्शन के लिए जाते हैं, जो मीटर आप लेते हैं उसका पैसा आप देते हैं, ठीक है, वो मैंने परचेज कर लिया BACS से, लगा मेरी दीवार पर, सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी, प्रति महीना मैं उसका किराया किस बात का दूं? 4,000 का मीटर खरीदा, दीवार पर मेरे लग गया, सुरक्षा मेरी, और उसके बाद प्रति महीना 240 रुपये मुझे देना पड़ता है। किस बात का देना पड़ता है भाई, किस बात का ले रहे हैं आप? तो इसके कारण शराब नीति जो वापस रोल बैक हुई, तो रोल बैक होने का कारण ये था कि पंजाब के अंदर चुनाव के दौरान करोड़ों रुपया दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा जो शराब माफिया थे, उन शराब माफिया को गलत तरीके से दिया गया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जो शराब की दुकानों में शराब बेचेगा, नंबर 1, वो कौन सा ब्रांड रखेगा उस पर निर्भर करेगा, और जो ब्रांड रखेगा उसकी क्वालिटी क्या होगी वो खुद निर्धारित करेगा। अब बताइए, वो शराब जो रख रहा है वो सही ब्रांड की रख रहा है, नहीं रख रहा, क्या नकली रख रहा है, नहीं रख रहा, वो खुद है। और 12.5% कमीशन आपने शराब माफियाओं को दे दिया, पहले तो 2% मिलता था। तो कहने का मतलब ये है कि जब 12.5% कमीशन दिया तो इसके अंदर कहीं ना कहीं झोल था, और उस झोल के कारण कहीं ना कहीं केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल तो फंसने वाला नहीं है, वो तो कहीं किसी पे साइन करता नहीं है। वो तो चाहता है कि मलाई तो खा लूँ लेकिन फंसा दूँ सत्येंद्र जैन जैसे को, फंसा दूँ मनीष सिसोदिया जैसे को। क्यों? उसके किसी भी सिग्नेचर तो होते नहीं, वो तो चल देता गुजरात, वो चल देता पंजाब, वो तो मौज मस्ती के लिए बना है और मौज मस्ती को जरूर लेगा। दूसरा सर, मैं बातचीत करूं, जैसे अभी मैं दिल्ली की बात करूं तो हमने कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की, MP साहब थे उन्होंने। तो अभी जैसे कि आप जैसे बीजेपी की बात करूं तो अमृत महोत्सव जोरों शोरों पे है, तो हमने काफ़ी बुजुर्गों से भी बातचीत की आज इस बारे में, तो काफ़ी अच्छा लोगों का फीडबैक है कि एक देशभक्ति पहले 14-15 अगस्त को होती थी और 25-26 जनवरी को होती थी, उसके बाद देशभक्ति गीत सुनता नहीं था। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोगों को लग रहा है कि अमृत महोत्सव इस बार भारत में एक्चुअल में हम रह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने उनसे बातचीत की कांग्रेस के सांसद साहब से, तो वो ये बोला कि हमने महंगाई भी बातचीत किया, इसलिए बीजेपी इसको मुद्दे को लेके आई है, मतलब अमृत महोत्सव को, ताकि महंगाई से दूर भाग सके। एक्चुअली महंगाई है, देखिए क्या है,
सब चीज़ को कहीं ना कहीं वो टालना चाहते हैं। महंगाई का मुद्दा नहीं था, वो अपने दो वो सबसे बड़ी बात जगह कांग्रेस के जो कहते हैं ना कि पुत्र कह लीजिएगा, कांग्रेस के भाई बहन और माँ को बचाने के लिए कहीं ना कहीं वो महंगाई का मुद्दा लेके आए। और सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का केवल अमृत महोत्सव के रूप में बनाना, केवल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज युवा पीढ़ी जो थी 14 अगस्त को 15 अगस्त मनाती थी, 15 अगस्त को छुट्टी मनाती थी, उसको ये नहीं पता लगता तो 15 अगस्त किस लिए है। तो मेरा केवल ये कहना है कि आज घर घर के अंदर तिरंगा हमारी राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है, तिरंगा हमारी सद्भावना का प्रतीक है। कहीं ना कहीं तिरंगा आज बच्चा अपनी छत पर लगाता है तो उसके अंदर देशभक्ति का भाव भी कहीं ना कहीं जागृत होता है, और तिरंगा लगाना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जिस प्रकार से प्रोटोकॉल चेंज हुआ है तिरंगे का, कि आप सुबह तिरंगा लगाकर शाम को तिरंगा उतारने की आपको आवश्यकता नहीं है। और तो मैं तो ये कहूँगा कि 365 दिन होना चाहिए, और तिरंगे की इज्जत के लिए हमें हमेशा अपने घर पर, क्योंकि तिरंगे को देखेंगे तो कहीं ना कहीं देश के प्रति, उस तिरंगे के प्रति हमारा भाव जागृत होगा। कितनी सिविलाइज्ड थी ना हड़प्पन सिविलाइजेशन मामा। हाँ बहुत। ये हुई ना बात, मेरे बिना कहे बिना ट्यूशन के खुद पढ़ने लग गए। जब आपका बच्चा भी सारे सब्जेक्ट इंटरेस्ट से पढ़ेगा तो अपने आप ही आएंगे अच्छे मार्क्स। स्मार्ट स्कूल ट्यूटर में केजी से लेकर 12वीं तक के सारे सब्जेक्ट्स 3D एनिमेशन, की पॉइंट्स, क्विज़ेस के रूप में मौजूद हैं। इससे न सिर्फ बच्चे की लर्निंग बढ़ती है बल्कि टाइम भी बचता है। मैं महंगाई की बातचीत मैं करूँगा, जैसे कि आप कांग्रेस की बात करो, आम आदमी पार्टी की बात करो, या हम शुक्र बाजार या आम आदमी से बातचीत करते हैं, तो लोग जो महंगाई पर थोड़ा सा, और रोज़गार में ठीक है कि अभी अग्निवीर स्कीम आई है तो रोज़गार बढ़ा है उससे, जहाँ पे 1 को नौकरी मिलती थी अभी 4 को मिलेगी। लेकिन सर महंगाई को ऐसा नहीं लग रहा कि जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, जैसे तेल, गैस सिलेंडर और ये सब्जियाँ, आपको नहीं लग रहा कि इसमें तो महंगाई है? आप, मैं तो आंकड़ों के आधार पर कह सकता हूँ, 2014 का आंकड़ा आप ले लीजिएगा सर, 2014 से लेकर 2022 पूरे 8 साल हो गए सर। गैस के सिलेंडर की बात कर लीजिए, तेल की बात कर लीजिएगा, यदि मैं 2014 से 2022 में आता हूँ, 8 साल के अंदर व्यक्ति की जो आय है सर वो अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाती है सर। ठीक है, तो सर इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि इसमें किसान की आय बढ़ी है क्या? कुछ देखिए, किसान की भी आय बढ़ी, ऐसी बात नहीं किसान की आय नहीं बढ़ी है, किसान की भी आय बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर चल रहे हैं। अधिकतर चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी सर। आप एक चीज़ नोट करिएगा, यूक्रेन और रशिया के युद्ध होने के बाद आप चीज़ नोट नहीं कर रहे होंगे कि जो तेल का आयात है, जो पेट्रोल का आयात है, वो रशिया से होने लगा। यूक्रेन और अफगानिस्तान के अंदर जो गैस पाइपलाइन थी वहाँ से इंपोर्ट होती थी। धीरे धीरे कि एक युद्ध का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। मैं तो कांग्रेस के जो लीडर कह रहे हैं वो जवाहरलाल नेहरू की स्टेटमेंट बता दूं तो जवाहरलाल नेहरू ने बड़े लाल किले से बोला था, युद्ध कहीं होता है हिंदुस्तान पे प्रभाव पड़ता है। और युद्ध तो हमारे पड़ोस में हो रहा, आज ताइवान और चाइना के बीच भगवान ना करे युद्ध हो जाए तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा सर। तो कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी है। और आज की डेट में मैं कहता हूँ महंगाई पर कंट्रोल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा काफ़ी हद तक किया गया है। और जब डेवलपमेंट होगा पैसा तो हमारे पास ही आना है। ये तो है नहीं कि करेंसी छापी और आपके घर में दे दिया। सिर्फ क्या है कि पैसा हमारे पास आ रहा। आज से पहले कोई इतने ब्रिजेस वगैरह नहीं बनते थे, मेट्रो नहीं बनती थी, तो इसका युद्ध सामग्री नहीं बनती थी। ये पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा हमारे पास से आएगा। ज़्यादा इनकम टैक्स पे हुई, जीएसटी लगे तो ये पैसा आएगा, तो इस डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। और महंगाई जो है तो नेचुरल उस पर लगाम तो लगनी चाहिए सर। जैसे कि आपने बातचीत करूँ मैं आम आदमी पार्टी की, वो बोल रहे हैं एमसीडी चुनाव से बीजेपी भाग रही है, और उन्होंने ये बोलना चाह रहे हैं कि बेसिकली जब हम आम आदमी पार्टी से कार्यकर्ताओं से बातचीत किया तो उन्होंने ये बोला कि जो हमने बिजली और पानी लोगों को फ्री दिया है, तो सर उस पर आपका क्या विचार है? देखिएगा कि जो केजरीवाल जी की सरकार जिन मुद्दों के ऊपर दिल्ली की जनता ने उनको सिरमौर बनाया सर, आज कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है सर। नहीं सर, आपके पास में कुछ प्रूफ दिखाइए ना जनता को कि ऐसा लगना चाहिए कि बिजली के बिल वो बोले 0 आ रहे हैं तो आप प्रूफ करो, खुद बोलते हैं। देखिएगा, या पानी खराब आ रहा है तो पानी के भी आप वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के लोगों से ये आश्वासन दिया था
कि हमारी सरकार आने के बाद दिल्ली के लोगों को 20,000 लीटर प्रति महीना फ्री दिया जाएगा। और आप इस बात को जानते हैं कि 20,000 लीटर का मतलब हुआ 700 लीटर पर डे आपको फ्री मिलेगा। लेकिन मैं राजनगर की जनता की तकलीफ से आपको रूबरू कराना चाहता हूं। आप राजनगर के ये बिल मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बिल देख लीजिए, इसको करीब से देखिएगा। ये बिजली का बिल है सर, पानी ये का? पानी का बिल है। ओके, दिल्ली जल बोर्ड का, दिल्ली जल बोर्ड का है और बिल है 1,07,000 का सर। हाँ जी सर। दूसरा बिल है 2,22,000 सर। का। कितने महीने का ये ये बिल है 2,39,950 24 मार्च 2022, यानी कि कुल मिलाकर यूनिट यूज हुई है 129। तो 100 यूनिट हुई तो इसका तो बनता ही नहीं सर इतना इसका। लेकिन दिक्कत कहाँ रही है, ये जो केजरीवाल के जो समर्थक लोग हैं ये उनके बिल हैं। वो बोले गुप्ता जी आप हमारे बिलों के मैटर को उठाइए, हम अपनी पार्टी में कहते हैं तो कहते हैं कि पार्टी के विरोध में आप काम कर रहे हैं। ये राजनगर के प्रत्येक व्यक्ति का दर्द है। ये मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के कारण दर्द नहीं है। आप झाड़ू के किसी भी नेता के घर में जाइए, पानी का बिल लाखों रुपए का है। कांग्रेस के किसी घर में जाइए। सर कोई धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहा है? देखिए इसका विरोध हमने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। हम दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय भी गए और दिल्ली जल बोर्ड का कार्यालय राजनगर से कम 15 किलोमीटर दूर है सर। वसंत कुंज के अंदर है वो। वसंत कुंज में और वहाँ क्या होता है 2,20,000 का बिल। आप एक काम करिएगा, वहाँ जाकर नहीं, बाहर अंदर आपको जाने नहीं देंगे। बाहर कोई व्यक्ति मिलेगा, कम कराना है क्या? हाँ जी कम कराना है, आधे आधे कर लेते हैं। इस तरह का वहाँ एक मक्कड़ जाल बना रखा, गोरख धंधा है। और दूसरी एक बात और दिखाता हूँ मैं आपको। पानी देखिएगा, ये पानी है कैच का जो दिल्ली जल बोर्ड दे रहा है सबको। ये कैच का पानी है। एच ब्लॉक गली नंबर 14, वहाँ लाल बहादुर शास्त्री मार्ग आपकी गली नंबर 8 एफ ब्लॉक के अंदर सीवर का पानी आता है। लोग कंप्लेन करते करते थक गए, हमारे पास क्यों आए? उन्होंने कहा गुप्ता जी हम थक चुके, अब हम दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में और विधायक के ऑफिस में जाकर थक गए। आपने हमें कहा कि ये एमएलए से रिलेटेड काम है, थक गए, आपके पास आए हैं, कुछ हो सकता तो करिएगा, नहीं तो हम इस कॉलोनी को छोड़ने को मजबूर हैं। हाँ तो काफी बिल हो जाता है, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए बिल तो बहुत ज्यादा। अभी मध्यम वर्गीय परिवार, पानी है नहीं। देखो बात क्या है, पानी हो जेन्युइन बिल दो, हमें फ्री का नहीं चाहिए सर। हमें नहीं चाहिए फ्री का आपका पानी का बिल, लेकिन आप पानी हमें दीजिए, पैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जेन्युइन लो ना सर। 2,22,000 का बिल, पानी ये कैच वाला दे रखा है। ये कैच वाला पानी दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी को पिला के आना, आप लेके जाना और विधायक के ऑफिस में जाना, जी कैच का पानी देखना कितने रुपए का, और काली इसकी परत बनी हुई है। और मैं नहीं बोल रहा, एच ब्लॉक गली नंबर 14 की। ऐसा तो नहीं है सर कहीं शिविर का टूट फूट हो गया? ये भी तो भाई कहीं से हो गया तो संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? ये तो है। अरे 2 महीने से पानी ऐसा गंदा आ रहा है। अभी लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पे चले जाओ, रात को भी वहाँ फोन आया था सर, तो लोग इतने दुखी थे, कहता जी पानी नहीं आ रहा सर, रहें तो रहें कैसे, छोड़ के चले जाएं क्या घर? और पहले क्या था, टैंकर माफियाओं का राज था, लेकिन धीरे धीरे करते टैंकर माफिया को राज फिर से राजनगर में सक्रिय हो गया, क्योंकि टैंकर माफिया चलाएंगे तो पैसा देंगे। तो मेरा इतना अनुरोध है। और सबसे बड़ी बात, विधायक जी दिल्ली जल बोर्ड के मेंबर भी हैं। ओके सर। दिल्ली जल बोर्ड का मेंबर गिने चुने लोग होते हैं। कम से कम राजनगर की जनता ने उनको सिरमौर बनाया था। राजनगर वार्ड यदि विजवासन विधानसभा में नहीं होता तो विधायक BS जून साहब जीत नहीं पाते। तो कम से कम उस वोट का कदर करते हुए राजनगर की जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध जरूर करा दें। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि हमने सर से बातचीत की, हमने देश के बारे में बातचीत की, राजनीति पे बातचीत की, नशे पे बातचीत की और साथ में बेरोजगारी और महंगाई पे बातचीत की। यदि आप भी अपने कमेंट्स के माध्यम से आप अपने मुद्दे पहुंचा सकते हो। आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।